एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में। उसके बाद हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में 1986 में। देन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में इसी 86 की पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया था। और दोस्तों 34 साल के लंबे इंतजार के बाद 2020 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में अब हमारी तीसरी और सबसे नई पॉलिसी को रिलीज किया गया है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तन्वी एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन चैनल जीके रूम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करेंगे और जानेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका कैटेगरी सिस्टम। दोस्तों, पहले की पॉलिसी में टेंथ के बाद बच्चे को ज़बरदस्ती 3 कैटेगरीज में फिट करने की कोशिश की जाती थी। वो थी साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। पर दोस्तों, इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने इस सिस्टम को बदल कर रख दिया है। अब बच्चों के पास पूरी फ्रीडम होगी कि वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। यानी फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा पोल साइंस भी पढ़ सकता है और केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो दोस्तों, बीइंग अ 90s किड, मुझे इस बात से बहुत जेलस फील हो रही है कि मेरे टाइम पे मुझे इतनी छूट नहीं थी कि मैं अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकूं। पर इस एजुकेशन पॉलिसी ने आज के बच्चों के लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है कि वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नई एजुकेशन पॉलिसी का जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका एकेडमिक स्ट्रक्चर। पहले का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 बेस्ड पे था, लेकिन दोस्तों इस एजुकेशन पॉलिसी ने जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर पेश किया है वो 5+3+3+4 का है। दोस्तों, पहले जो 5 साल का पीरियड होगा उसमें 3 साल का प्री स्कूल की स्टेज होगी, जिसमें बच्चा 3 से 6 साल तक रहेगा। और उसके बाद के जो 2 साल होंगे वो पहली और दूसरी क्लास के लिए होंगे। उसके आगे का जो स्टेज है दोस्तों, वो 3 साल का पीरियड रहेगा, जिसमें बच्चा तीसरी से 5वीं क्लास तक के स्टेज में होगा और उसको प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो 6th to 8th क्लास का होगा, जिसे मिडिल स्टेज के नाम से जाना जाएगा। और देन नेक्स्ट 4 ईयर का पीरियड आएगा जिसे सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 9th to 12th क्लास रहेंगी। तो दोस्तों, ये है इस एजुकेशन पॉलिसी का नया एकेडमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है कि बच्चे को जो रिपोर्ट कार्ड पहले आता था तो वो सिर्फ टीचर के थ्रू इवेलुएट होकर आता था। पेरेंट्स बस रिपोर्ट कार्ड देखते ही और बच्चे की मार पिटाई करना शुरू कर देते थे। पर दोस्तों, इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चे की इस टेंशन को भी दूर कर दिया है। अब जो उनका रिपोर्ट कार्ड होगा वो 3 लेवल पे रिलीज होगा। पहले बच्चा खुद अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा, फिर बच्चे का दोस्त उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा और फिर तीसरे लेवल पर उनका टीचर उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा। तो दोस्तों, अब शायद बच्चों को अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, इस पॉलिसी का जो चौथा पॉजिटिव पॉइंट है वो है बोर्ड एग्जाम्स का डर। दोस्तों, जैसे आप सब ने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम्स आते जाते हैं, बच्चों के दिमाग में उनका डर बैठता रहता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, वो रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, रटने की कोशिश करते रहते हैं, दिन रात अपनी किताबों के ऊपर पड़े रहते हैं। पर दोस्तों, इससे और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग पे बर्डन बढ़ता जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बोर्ड एग्ज़ाम्स के बर्डन को कम करने की कोशिश की है। दोस्तों, 10th और 12th के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो थोड़े ईजी कर दिए जाएंगे ताकि बच्चों पे किसी तरह का बर्डन ना रहे। दूसरा, इसके साथ साथ सोचा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनको 2 लेवल्स पे किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ताकि बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन ना रहे। दोस्तों, अगला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि इसके जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एजुकेशन पे वो जीडीपी का 6% रहेगा। अभी तक दोस्तों सिर्फ 3%, जीडीपी का 3% इस पर खर्च किया जा रहा था और अब से ये जो परसेंटेज है वो 6% कर दी गई है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिन रात का डिफरेंस है। तो दोस्तों, वो डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि वो लोग एजुकेशन पर इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, पर इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंज कर दिया गया है
कि 3% रेट को बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, ताकि एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों इसके बाद जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है रोट लर्निंग। आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर रट्टा लगाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसी प्रवृत्ति के चलते वो ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग की तरफ भागते हैं। कोचिंग का फिर उनको अलग से कोचिंग का खर्चा उठाना पड़ता है, कोचिंग का बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमारे एग्ज़ाम्स को इस तरीके से शेड्यूल्ड किया जाएगा कि जिसमें बच्चे को रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। यानी कि बच्चे के दिमाग को उसके अंदर परखा जाएगा, ना कि उसकी याद करने की क्षमता को उसके अंदर परखा जाएगा। अगला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों वो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। अब ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि आपने 4 साल की इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, पर 1 साल करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपको आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी और आप उसको बीच में छोड़ देना चाहते हो। तो दोस्तों जब अगर आप 1 साल करके अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ रहे हैं और अगर आप कहीं और एडमिशन लेते हैं तो वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा। अगर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका वो 1 साल भी कंटिन्यू होगा और उसके ग्रेड भी कंटिन्यू होंगे, और वो 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल कंटिन्यू करने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल करने के बाद आप उस कोर्स को बीच में छोड़ रहे हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी, और अगर 4 साल पूरे होने के बाद आप उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री दी जाएगी। हाँ जी दोस्तों, अगर आप किसी भी कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तो आपको उस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप कहीं भी एडमिशन लेंगे तो आपका वो टाइम पीरियड उसमें कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसका जो अगला पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों वो है कि एमफिल को अब ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है तो आपको 2 साल की एमए करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने 4 साल का कोर्स कर लिया है तो उसके बाद आपको सिर्फ 1 ही साल की एमए करनी है, और एमए करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों 3 साल का डिग्री कोर्स वही करेगा जिसको आगे हायर एजुकेशन के लिए कंटिन्यू नहीं करना, या फिर जिनको पता है कि उनको रिसर्च फील्ड में नहीं जाना है। अगर जिन्होंने पहले से सोच रखा है कि हमें हायर एजुकेशन में जाना है या हमें रिसर्च फील्ड में जाना है तो वही बच्चे 4 साल के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप 3 साल का भी कोर्स कर सकते हैं और 4 साल का भी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि गवर्नमेंट ने टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को परमिट दे दी है कि वो इंडिया में अपने कैंपस को सेटअप कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकें, उनके साथ compete कर सकें, और compete ही क्यों करें बल्कि उनको कहीं ना कहीं पीछे भी छोड़ सकें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छी मुहिम है जो उन्होंने इस पॉलिसी को वो बच्चों के हित में लेकर आए हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो वोकेशनल कोर्सेज पे फोकस करेगी। वोकेशनल कोर्सेज जैसे बच्चों को अभी तक सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते थे, उनको कोई स्किल बेस्ड काम नहीं सिखाया जाता था, जैसे लकड़ी का काम है या बढ़ई का काम होगा, उनको इस तरीके का कोई भी काम नहीं सिखाया जाता था। और ये जो काम थी उनको एक बिलो द लेवल समझा जाता था। यानी पेरेंट्स बोलते थे कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हें ये सब काम करने पड़ेंगे, तुम्हें रेडी लगानी पड़ जाएगी, ये करना पड़ जाएगा। पर दोस्तों अगर आप देखें तो फॉरेन कंट्रीज़ में इन्हीं कामों को उसी नज़रिए से देखा जाता है जिस नज़रिए से किसी टीचर, इंजीनियर या डॉक्टर की जॉब को देखा जाता है। तो दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ की तर्ज पर ही अब इंडिया में भी वोकेशनल कोर्सेज पे फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चे बड़े होकर उनको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि गवर्नमेंट ने इस नई एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करने की बात कही है। हम जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा टेक्नोलॉजी को समझना, प्लस वर्ल्ड के साथ compete करना। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में के थ्रू गवर्नमेंट ने फीस स्ट्रक्चर पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। सभी कॉलेजेस के लिए, सभी स्कूलों के लिए एक कॉमन फीस स्ट्रक्चर होगा, ना कोई गवर्नमेंट स्कूल का अलग सिस्टम होगा, ना कोई प्राइवेट स्कूल का अलग सिस्टम होगा। सभी स्कूलों में सिर्फ एक ही फीस स्ट्रक्चर होगा जो पूरे कंट्री में लागू होगा। तो दोस्तों ये थे इस पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स।
दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां इस पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वहीं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि ये जो पॉलिसी है वो एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी है। वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट्स को मिलके डिसीजन लेना होता है। पर दोस्तों ये जो पॉलिसी नई आई है, कई लोगों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब चीज़ों पे अपना कंट्रोल कर लिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका अब इसमें कोई रोल नहीं रह गया है। तो दोस्तों यही कारण है कि कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है कि कई लोगों का मानना है कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि अब किसी भी तरीके का भाषाई जो है वो बच्चे पर कोई भी भाषा जो है वो थोपी नहीं जाएगी। बच्चे अपनी मर्जी से किसी भी भाषा को चुनेंगे। पर सपोज कीजिए कि अगर एक बच्चा शुरुआत से केरला में रह रहा है और 5th या 6th क्लास करने के बाद उसके जो पेरेंट्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों जब वो बच्चा अगर स्टार्टिंग से 6th क्लास तक वो बच्चा केरल की मलयालम लैंग्वेज में पढ़ता आया है और अब अगर उस बच्चे को वहाँ जाकर मराठी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चा कैसे एडजस्ट कर पाएगा? तो दोस्तों यही कारण है कि इस बेस पर भी इसकी आलोचना की जा रही है, इस पॉलिसी को जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।